हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत गंभीर विशिष्ट समस्या से बाधित बालकों का शैक्षिक व्यवस्था कैसा करना चाहिए, शैक्षिक प्रावधान कैसे करना चाहिए ताकि ऐसे बालक भी सामान्य बालकों के संग पढ़ सकें या समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा का मेन और मुख्य आधार या उद्देश्य यही है कि सभी बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके ही विकास किया जाए, अन्यथा समाज में जो विभेदीकृत भावनाएं उत्पन्न न हो या व्यवहार उत्पन्न न हो, ताकि समाज में सब लोग एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से सहयोग और सहानुभूति के साथ सहयोग करते हुए अपने जीवन यापन को कर सके या अच्छे व्यवहार को सीख सके। क्योंकि समाज से ही लोग सब पाते हैं, तो समाज को सब लोग योगदान भी देना सीखें या समाज को समझना, समाज के सुख दुख में भाग लेने वाली गतिविधियां भी उनके जीवन काल में या उनके व्यवहार में पाई जाए। इसलिए समावेशी शिक्षा को अत्यधिक प्रमोट पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है, अत्यधिक जो है प्रोत्साहन दिया जाता है भी और उचित भी है। आगे हम बात करें तो जो विशिष्ट समस्या से जो बाधित बालक हैं, जैसे अगर कोई किसी को दमा है, एलर्जी है या फिर हड्डियों में दर्द है, शुगर की बीमारी है या फिर उसके जोड़ों में दर्द है, यानी ऐसी विशिष्ट समस्या से बाधित बालक है जो सामान्य बालकों के संग सामान्य दिनचर्या में शैक्षणिक वातावरण में उसको पढ़ना कठिन होता है या उसको पढ़ने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे बालकों के लिए किस प्रकार का शैक्षिक प्रावधान होना चाहिए, उसी बातों पर हम इस वीडियो के अंतर्गत आपसे चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें तो ऐसे बालकों के लिए जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में यह बात ऐसे विशिष्ट गंभीर समस्या से बाधित बालकों के लिए यह प्रावधान किया गया कि ऐसे बालकों को समन्वित परिस्थिति यानी इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चारों तरफ से व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालयी वातावरण और अन्य वातावरण में जो है एक प्रकार से उचित समायोजन स्थापित करके उचित परिस्थिति का निर्माण करके ही ऐसे बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बालक कुछ ऐसी समस्याओं से भी ग्रसित होते हैं जो समस्याएं संक्रमण का रूप ले लेती हैं या संक्रमण की तरह दूसरे में भी फैलने लगती हैं। तो इन बालकों के लिए एक प्रकार से सभी संपूर्ण परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए, निर्धारण करते हुए ही उनको सामान्य बालकों के संग पढ़ाया जाना चाहिए या उनको शिक्षा देनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो ऐसे बालकों के लिए जो विशिष्ट प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, जैसे दमा है, टीबी है या फिर दमा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, फिर एलर्जी की बीमारी है या फिर जो है अत्यधिक जो है उसको जोड़ों में दर्द, कहीं खड़ा होने में उसको दिक्कत है, या ऐसे बालकों को जो है इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो शुगर की बीमारी है या जो ऐसी जो प्रकार के जो ग्रसित बालक हैं, इनके लिए सबसे बड़ी बात होती है ये लगातार ग्रसित होते हैं, जिसके कारण से इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे बालकों के स्वाभाविक वातावरण, इनको इस ढंग से वातावरण देने का भी प्रावधान किया गया या व्यवस्था का निर्देश दिया गया कि ऐसे बालक अपने को साइकोलॉजिकल रूप से पहले तैयार महसूस होखें, अपने आप को एक सांवेगिक रूप से, भावात्मक रूप से तैयार महसूस करते हुए सीखें। क्योंकि ऐसे बालक के पास अगर योग्यता भी है पर्याप्त तो भी वो अध्ययन नहीं कर पाता, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको ज्ञान का धन या अन्य किसी योग्यता का धन प्राप्त होना कठिन होता है। तो सामान्यतः ऐसे बालकों के लिए ऐसी स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाए जो उसको जो है स्वाभाविक परिस्थिति में या सामान्य बालकों की परिस्थिति में अध्ययन के लिए मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से तैयार रखे। इसमें स्वाभाविक वातावरण की भी बात महत्वपूर्ण बात, स्वाभाविक वातावरण की बातों पर भी जोर दिया गया है। आगे हम बात करें तो इसमें एक और बात महत्वपूर्ण कही गई कि व्यवहारिक समावेशी शिक्षा, ऐसे बालकों को जो है व्यवहार से जोड़ करके स्वयं तैयार होने की, स्वयं अपने आप को प्रिपेयर्ड करने की, व्यवहार के अनुसार स्वयं कौशल कला सीखने की, व्यवहारिक गतिविधियों में सामान्य दिनचर्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु जो क्रियाकलाप, कौशल या देख रेख या अध्ययन का जो भी स्वरूप बनता है, उन सब बातों से भी जोड़ करके ऐसे बालकों को सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बालक जब गंभीर समस्या से ग्रसित होते हैं, जैसे शुगर हो गया तो जीवन भर शुगर होगा ही, उसको एक प्रकार से नियंत्रण रखना और व्यवहार में उसे किस प्रकार से समायोजित करते हुए मन मस्तिष्क को तैयार करना एक प्रकार की चुनौती है, एक प्रकार की आवश्यकता भी है। तो उन सब परिस्थितियों में उसको एक प्रकार से
संघर्षयुक्त परिस्थितियों में नियंत्रण और समायोजन को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया, ताकि ऐसे बालक सभी परिस्थितियों में अपने आप को सीखते हुए, समझते हुए, नियंत्रित करते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए सामान्य बालकों के संग अध्ययन कर सके। इन सब बातों पर बल दिया गया। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऐसे बालकों के लिए बताई जाती है कि इन सब बालकों को भी इस तरह से अध्यापक ध्यान देते हुए जो है उसका अध्ययन अध्यापन कराएं। यह मस्तिष्क की समस्या नहीं है, समस्या है स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहेगा तो कहीं भी कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं, सीखने की तो बातें छोड़िए, आपकी सामान्य दिनचर्या ही अत्यंत कठिन हो जाती है, जिसमें हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके इनका शैक्षिक प्रावधान करना चाहिए, या शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अगला है नंबर 1, विशिष्ट विद्यालयों से सामान्य विद्यालय में। अगर बालक स्वास्थ्य उसका गंभीर समस्या से ग्रसित है, जैसे दमा की बीमारी है, निश्चित रूप से फैलने वाली बीमारी है, या फिर एलर्जी है, बहुत सारी एलर्जियाँ फैलती भी हैं, कुछ एलर्जियाँ हैं जो नहीं फैलती हैं। तो जो एलर्जी संबंधी अत्यधिक बीमारी है या फिर दमा संबंधी उसको समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर जो है तो ये दो बीमारियों से अगर उसको ग्रसित है, तो ऐसे बालकों को पहले क्या करना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक कराने पर बल देना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक कराने पर देने साथ ही उनको विशिष्ट विद्यालय में भर्ती कराना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे बालक जो है उस विद्यालय में उनका उपचार भी होगा, उनका देख रेख भी होगा और उनका पढ़ाई भी होगा। तो विशिष्ट विद्यालय में उनको शिक्षा देनी चाहिए, जो वहाँ एक उपचारात्मक शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता हो। फिर जब वो सही हो जाते हैं तब उनको सामान्य विद्यालयों में ला करके समाज की मुख्य धारा से या समाज के सामान्य विषयों से जोड़ते हुए, समाज के विद्यार्थियों से जोड़ते हुए उसे अध्ययन कराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं तो बीमारियां और अत्यधिक फैलने लगेंगी तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस प्रकार से विशिष्ट विद्यालयों से सामान्य विद्यालय। देखिए, हम लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर को ध्यान से सुनिए, रोक रोक के वीडियो फिर नोट कीजिए, तब आपका बृहद बनेगा। ऐसा नहीं कि वो सीधा सीधा रट लोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा आप लोग भी मेहनत करेंगे तब आप अच्छे बन सकते हैं। दूसरा इसमें है गंभीर बीमारियों में उपचार के पश्चात शिक्षा। जैसे गंभीर बीमारी में उपचार के पश्चात शिक्षा, जैसे दमा हमने बताया, इसमें भी बताया गंभीर बीमारी में यहाँ विद्यालय में उपचार की व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरे में गंभीर बीमारी उपचार के पश्चात ऐसे कुछ ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जैसे दमा, एलर्जी को तो छोड़िए, जैसे घुटने में दर्द होता है, उसको चलने फिरने में ही तकलीफ़ है, उसके हड्डियों में दर्द होता है, खून की समस्या है, ऐसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनका उपचार कराना ज़रूरी होता है। उनका उपचार करा के ही आप विद्यालय में लाए, नहीं तो ऐसे बालक चक्कर खा के गिर जाते हैं, गस्त आकर के गिर जाती है। एनीमिया की जो शिकायत होती है इसके वजह से लड़कियों में जो है मासिक धर्म के अंतर्गत जब समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण से खून की समस्याएं अत्यधिक गंभीर रूप पकड़ लेती हैं, जिसके कारण से त्वचा भी खुरदरी हो जाती है। तो ये जो है गंभीर बीमारियां हैं जो सामान्य दिनचर्या में पाई जाती हैं, उन गंभीर बीमारियों का ज़रूरी है कि वो इलाज करें, तब वो, नहीं तो विद्यालय में कौन देख रेख करेगा। एक दिन 2 दिन हो जाएगा, 2-4 बार हो जाएगा, रोज़ रोज़ थोड़ी ना। अध्यापक वहाँ पढ़ाने आया, सेवा करने नहीं आया है। कहने का ये तात्पर्य है कि गंभीर बीमारियों से अगर वो ग्रसित होता है तो ऐसे में जो है उपचार के पश्चात, जिसका उपचार होने पर अगर जल्दी ठीक हो जाता है, कम समय में ठीक होता है, तब तो ठीक है, उसको विशिष्ट विद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य विद्यालय में पढ़ ले, सामान्य विद्यालय में उसकी पढ़ाई हो जाए। लेकिन अगर लंबा समय लगता है तो उसके लिए फिर विशिष्ट विद्यालय का ही प्रयोग कर देना उचित होगा। तो आगे है निरीक्षण एवं परीक्षण। ऐसे बालकों का अध्यापक, गार्जियन इस प्रकार से सतर्क रहे कि समय समय पर उनका परीक्षण होता रहे, उनके देख रेख डेली करें, डेली गतिविधियों पर नज़र भी रखें, उनके खान पान, स्वास्थ्य, ये सब, पढ़ाई लिखाई, सोच समझ, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों का ध्यान रखें। साथ में उसका समय समय पर परीक्षण भी कराते रहे, टेस्ट कराते रहें, चिकित्सकीय टेस्ट, मनोवैज्ञानिक टेस्ट कराते हुए उसे शिक्षा देना चाहिए। इस सब शिक्षा के देते समय इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, या अध्यापक इस तरह से अपना योगदान दे सकता है। आगे है व्यक्तिगत रूप से शिक्षण। ऐसे बालकों को कभी कभी अगर समस्या से अत्यधिक ग्रसित हो जाता है या अत्यधिक बीमारी के कुछ समय तक, कुछ दौर तक चलता है, कुछ समय तक बीमारी के गंभीर दौर से चलता है, तो ऐसे परिस्थिति में बालक को क्या करना चाहिए कि जो है उसे जो है कुछ अलग से कक्षाएं लेकर के व्यक्तिगत रूप से उसे शिक्षण करना चाहिए, ताकि वह सामान्य बालकों के साथ आ सके, सामान्य बालकों के संग वो अधिगम कर सके, सामान्य बालकों के अनुसार उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ऐसे जो है विद्यार्थियों के लिए अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसका कहाँ छूटा है, क्या नहीं समझ में आया है, पिछली कक्षा से संबंधित होता है, या
अगर वो अनियमित रूप से आ रहा है उस समस्या के ग्रसित होने का अर्थ, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसे व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करते हुए पढ़ाने पर बल देना चाहिए। आगे है व्यवहारिक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, यानी ऐसे बालकों को जब देख ले अध्यापक कि ये बालक जो है अत्यधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में संघर्षशील नहीं रह सकता या मानसिक रूप से नहीं तैयार है, तो ऐसे बालकों को करना क्या चाहिए, व्यवहारिक उद्देश्य यानी जो सामान्य दिनचर्या में उसके जीवन यापन के लिए उसको जीवन यापन के लिए जो कौशल कला है, प्रशिक्षण है, व्यावसायिक है, जो ट्रेनिंग है, उसे तुरंत तत्काल देना चाहिए या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ऐसे बालकों को जो है अपने जो है सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु या स्वावलंबी हेतु उसे जो है शिक्षा प्राप्त हो जाती है, तो अपना दिनचर्या और सामान्य आवश्यकता वह आसानी से पूरा कर लेता है या सीख लेता है। क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा स्वास्थ्य होगा वैसा आपकी भावना बनेगी, वैसा आपका बुद्धि काम करेगी। फिर वैसा याद रखिए, बुद्धि कितना हो, अगर मन नहीं लगेगा, मन प्रसन्न नहीं है सीखने से पढ़ने से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे बड़ी बात, जब स्वास्थ्य की समस्या आती है तो पहले उसका संवेग डिस्टर्ब होता है, वो खिन्न मनस्क हो जाता है, हीन भावना से ग्रसित होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक जब देखे कि ऐसी कंडीशन है, तो उसे व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी शिक्षा की व्यवस्था करते हुए, उसका निर्देश करते हुए, उसे उसी में पारंगत करते हुए स्वावलंबी बना देना चाहिए। आगे है विद्यालय कार्यक्रम प्रोत्साहन। ऐसे बालक जो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं या ऐसे बालक अपने आप को छोटा या बहुत तुच्छ समझने लगते हैं, तो ऐसे बालकों को अध्यापक को क्या करना चाहिए, पाठ्यसहगामी जो क्रिया होती है, खेलकूद कार्यक्रम, अगर उसमें नहीं भाग ले पाते तो सांस्कृतिक कार्यक्रम या विद्यालय संबंधी जो अन्य कार्यक्रम हैं, जिसमें पर्व हैं, जुलूस है या NSS, स्काउट गाइड, अन्य जो खेलकूद संबंधी जो उसके योग्यता क्षमता के अनुसार आते हैं, उन सबको उसमें शामिल कर देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक भी ये सब कार्यों में सीखते हुए अपने को हीन भावना से ग्रसित न कर सकें, या ऐसे बालक उसमें शामिल होकर के अपने विशिष्ट क्षमता और मनोभावों को बदलते हुए पढ़ाई और अध्ययन कर सके। ठीक है, अगर जब तक उसके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक वो प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक अधिगम भी नहीं होगा। तो ये सब कार्यक्रमों से भाग लेने पर बल देना चाहिए। अगला है सहयोगात्मक सकारात्मक वातावरण। अध्यापक को अभिभावक के माध्यम से, उसके सहपाठियों के माध्यम से उसे शिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, और ऐसे व्यवहारों का विद्यालय में सहपाठियों के साथ और गार्जियनों अभिभावकों के साथ ऐसे सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें कि ताकि ऐसे बालक जो है सीखने में या कोई चीज़ पूछने में या कुछ जानने में या अध्ययन करने में उनका मन लग सके, उनको प्रोत्साहन मिल सके। तो वातावरण का भी ध्यान में रखना है और उसे सहयोग भी प्रदान करना है। यह थोड़ा सा एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण व्यवहार, अपनापन व्यवहार की अपनापन के अंतर्गत ये सब व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक अपने आप को जो है अध्ययन के लिए हमेशा तैयार रहें, उनके अंदर ही भावना न रहे। तो सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ऐसा न लोग कहें कि बार बार उसे निगेटिव प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, निगेटिव शब्द नहीं देना चाहिए कि जिसको सुनने के बाद उसको जो है और हीन भावना उत्पन्न हो। तो ये सब बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। अगला है अभ्यास, व्यायाम और स्वास्थ्य की जागरूकता। ऐसे बालकों को बार बार उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना चाहिए, मानसिक रूप से उन्हें तैयार करना चाहिए, उनको जो है एक प्रकार से अंदर से जोश भर देना चाहिए, सामान्यीकरण कर देना चाहिए, यानी उसको जो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डर भय भरा हुआ है स्वास्थ्य को लेकर के, उसे धीरे धीरे सामान्य कर देना चाहिए। अर्थात जैसे हड्डी की बीमारी है, हड्डियों में दर्द है, तो उसमें अभ्यास की भी ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है, और भोजन वैसे भोज्य पदार्थों की खाने की भी ज़रूरत होती है। उसी तरह से अगर वो व्यायाम करेगा, व्यायाम करता है तो जो है प्राणायाम, योगा वोगा ये सब करता है, अगर ये सब व्यायाम करता है, आसन वासन करता है, तो वह भी जो है शारीरिक रूप से जो है स्वास्थ्य और श्वास और मांसपेशी संबंधी समस्या और हड्डियों संबंधी समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता यानी समय से खान पान, रहन सहन, पौष्टिक पोषणयुक्त भोजन इत्यादि के संबंध में उसे जागरूकता देते हुए अध्ययन अध्यापन के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, विद्यालय में उसे पढ़ाना चाहिए। तो अध्यापक इन सब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में देते हुए जानकारी देने के साथ तैयारी भी करे, वैसी परिस्थिति का भी निर्माण करे, साथ में ऐसे बालकों को सांवेगिक रूप से तैयार भी रखे, प्रेरित भी करे, ताकि ये बालक भी सामान्य बालकों के साथ ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, समाज में अपने
बल पर स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होते हुए अपने जीवन यापन कर सके। तो इन सब बातों को अध्यापक ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विशिष्ट समस्या से जो बाधित बालक हैं उनके शैक्षिक प्रावधान में या शैक्षिक व्यवस्था में अध्यापक किस प्रकार योगदान देता है। आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।